गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। धीरज, राहुल, पवन, मोनिका, दीपिका, राहुल, निरंजन, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग शिवानी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे। और जैसे कि आप लोगों को पता है, आज से जो सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास होगी वो बैंकिंग लेवल वाली क्लास होगी, क्योंकि अप टू एसएससी लेवल तो हमने निपटा दिया है ना। तो आज से हम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, बैंकिंग लेवल का सिटिंग अरेंजमेंट सगोरिका। हाँ जी, चलिए साहब। तो भाई साहब अपनी अपनी कमर कस लो और बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, चलो स्टार्टिंग हम बिल्कुल बैंकिंग में भी इजी लेवल से ही करेंगे, घबराओ मत। एक साथ टफ क्वेश्चन आपको नहीं देंगे। अब देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने है कि 8 पर्सन है, LMNO BCAD सिटिंग इन अ सर्किल। 3 लोगों का फेस सेंटर में है और 5 लोगों का फेस सेंटर से बाहर है। अब अगर ये क्वेश्चन आप दोनों लैंग्वेज में देखना चाह रहे हो तो आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम एक ही सिंगल लैंग्वेज में दिखा देते हैं आपको। और देखो, क्योंकि अब आप बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो, तो देखो बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो सॉल्व, तो एक बात ध्यान रखो, इतनी सी हिंदी आपको, इतनी सी अंग्रेजी आपको समझ आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इतनी अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे हो तो आप बैंकिंग लेवल की तैयारी कैसे कर पा रहे हो फिर, है ना। क्योंकि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतनी अंग्रेजी तो समझ आनी चाहिए कि आप इस क्वेश्चन का मीनिंग पता कर लो, है ना। इस सेंटेंस का मीनिंग पता कर सको कि आखिर लिखा क्या है। करो सॉल्व फटाफट से। हम्म। कल की क्लास में कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे? कल की क्लास में कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे? हाँ जी, ये बताओ, बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन है और ये इतनी अंग्रेजी तो आपको समझ ही आनी चाहिए, तभी आप बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन बना पाओगे। अगर आप इतनी अंग्रेजी भी नहीं कल की क्लास में। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। आप लोगों की क्लास लेट शुरू हुई है क्या? हाँ, क्यों भाई? ये अभी भी क्लास लाइव नहीं हो पा रही है? चक्कर क्या है ये? लेट क्लास ज्वाइन किया आपने? अब हो गई है सर लाइव, जस्ट अभी लाइव हुई है। यार ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने लेट क्लास आपकी लाइव होती है? हैं? आज दिक्कत हुई है? दिक्कत तो कल हुई थी बेटा। हैं? कल प्रॉब्लम हुई थी, आज भी प्रॉब्लम हो गई। हद है ये तो। चलो बनाओ फटाफट से, इस क्वेश्चन को बनाओ। कुछ बच्चों की पहले से ही लाइव थे, कुछ की अभी लाइव हुई है। यार ये, चलो भाई। चलिए कोई बात नहीं, जो बच्चे अभी भी लाइव आए हैं, मैंने आज की अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं कराया है। ठीक है,
ये पहला ही क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। और आज से जो सिटिंग अरेंजमेंट शुरू हो रहा है वो बैंकिंग लेवल का सिटिंग अरेंजमेंट शुरू हो रहा है। अब तक हमने एसएससी लेवल पढ़ा था, अब हम बैंकिंग लेवल पढ़ेंगे। अगर आप कह रहे हो सर हिंदी में भी क्वेश्चन दिखाओ, तो बेटा भूल जाओ। पूछो क्यों? क्योंकि अगर आप बैंकिंग लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतनी अंग्रेजी तो आपको समझ आनी चाहिए। क्योंकि अगर इतनी अंग्रेजी भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो बैंकिंग लेवल की तैयारी कैसे होगी? वहां पे इंग्लिश सेक्शन कैसे क्लियर करोगे? भाई बैंक में सिलेक्शन पाना है तो इंग्लिश का पेपर दोगे कि नहीं दोगे? है ना? तो इतनी अंग्रेजी समझो, और ज्यादा टफ अंग्रेजी ये नहीं लिखी है। चलो बनाओ क्वेश्चन, जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को। देखो 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं जो एक सर्किल के चारों तरफ बैठे हैं, जिसमें से 3 लोगों का फेस तो सेंटर में है और 5 लोगों का फेस सेंटर से बाहर है। 3 लोगों का फेस सेंटर में है और 5 लोगों का फेस सेंटर से बाहर है। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है 2 पर्सन्स। 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में 2 लोग बैठे हैं। 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में 2 लोग बैठे हैं। एंड 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ए। बी और ए के बीच में भी 2 लोग बैठे हैं। ठीक है। एन इज सिटिंग टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। एन सी के बाईं ओर दूसरा है। एन सी के बाईं ओर दूसरा है। हु वर्ड किसके लिए है? हु वर्ड बेटा एन के लिए है। जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। जो की वर्ड किसके लिए है? सी के लिए है। सी इज फेसिंग सेंटर। अच्छा, एम इज फेसिंग सेंटर। एम का मुख केंद्र की ओर है। एम इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी। एम बी के दाईं ओर तीसरा है। ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ओ डी का पड़ोसी नहीं है। एन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। बनाओ बनाओ क्वेश्चन को, पूरी कोशिश करो इस क्वेश्चन को बनाने की। क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन बना लेते हो तो आप बैंकिंग लेवल में एंटर करोगे, तो आप बैंकिंग लेवल में प्रवेश कर जाओगे। अगर आप इस क्वेश्चन को बना लेते हो तो जल्दी से बनाओ बेटा, कोशिश करो, बन पाएगा। क्या कह रहे हो सर? ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो, बाकी के फिर बैंकिंग लेवल के हम बना लेंगे खुद से क्वेश्चन। चलो तो ऐसा कर लेते हैं, आपके कहने पर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर बाकी के बैंकिंग लेवल के आप बना लेना। ठीक है। चलो तो ऐसा कर लेते हैं, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है। हाँ, अब बोर्ड पर बेटा ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने की कोशिश करना। पहला पॉइंट था 8 व्यक्ति हैं। कितने थे? 7 लोग थे। 8 व्यक्ति हैं। 8 व्यक्ति हैं जो एक घेरे में बैठे हुए हैं। 3 का मुख केंद्र की ओर है, 5 का मुख केंद्र से बाहर है। तो बेटा पहले 8 को बैठा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से 3 लोगों का जो फेस है, 3 लोगों का फेस है जो केंद्र की ओर है, और 5 लोगों का फेस है जो केंद्र से बाहर है। 3 का फेस केंद्र की ओर, 5 का फेस केंद्र से बाहर। लेकिन हमें नहीं पता किसका केंद्र की ओर है और किसका केंद्र से बाहर। देन लीव इट, इतना ही छोड़ दो। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है? 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड ए। 2 लोग डी और ए के बीच में बैठे हैं। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड ए। 2 लोग डी और ए के बीच में बैठे हैं। तो बेटा अगर मैं ए को बैठाता हूं तो डी यहां भी आ सकता है, और जो डी है वो यहां भी आ सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी है ना, तो दोनों पॉसिबिलिटी बना लो भैया, दोनों पॉसिबिलिटी बना लो। 2 लोग डी और ए के बीच में बैठे हैं। अगर ए यहाँ पे है तो डी यहाँ भी हो सकता है और डी यहाँ भी हो सकता है। लेकिन अभी हमें ए और डी का फेस नहीं पता चला, तो बस हमने इतना ही बना के छोड़ दिया विद 2 पॉसिबिलिटीज। अगला पॉइंट है 2 आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ए। बी और ए के बीच में 2 लोग हैं। बी और ए के बीच में 2 लोग हैं। तो देखो बी और ए के बीच में ए यहाँ पर है तो डेफिनेटली बी यहाँ होगा। ए यहाँ पर है तो बी यहाँ हो तो नहीं सकता, तो बी यहाँ होगा। तो बी और ए के बीच में 2 लोग हैं। बी और ए के बीच में 2 लोग हो गया। बी और ए के बीच में 2 लोग हो गया। ए और डी के बीच में 2 लोग हो गया। ठीक है। बी और ए के बीच में 2 लोग हो गए। ए और डी के बीच में 2 लोग हो गए। कोई दिक्कत आपको? सर कोई दिक्कत नहीं। अगले पॉइंट पर आओ। एन इज सिटिंग टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ सी। जो एन है वो सी के सेकंड लेफ्ट पर है। हु वर्ड किसके लिए है? हु वर्ड है सी के लिए। सी इज फेसिंग सेंटर। सी का मुख केंद्र की ओर है। बेटा सी को मैं यहां बैठा सकता हूं। सी का मुख केंद्र की ओर है। सी के सेकंड लेफ्ट पे एन है। सी का मुख केंद्र की ओर है। सी के सेकंड लेफ्ट पे एन नहीं आ सकता।
सी का मुख केंद्र की ओर है, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन है। सी का मुख केंद्र की ओर है, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन है। सी का मुख केंद्र की ओर नहीं हो सकता क्योंकि सी के सेकंड लेफ्ट पे एन नहीं आ पाएगा। तो कुल मिलाकर सी 3 जगह आ सकता है, 1 2 3। सी बेटा यहाँ भी आ सकता है, सी यहाँ नहीं आ सकता, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन नहीं है। सी यहाँ आ सकता है, सी यहाँ आ सकता है, सी यहाँ नहीं आ सकता, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन नहीं है। तो सी कितनी जगह आ सकता है? 3। तो इसका मतलब यह है बेटा 3 सर्किल इसके, 3 सर्किल इसके, टोटल कितने सर्किल बन गए? 6। लेकिन 6 सर्किल को हम बना के चलते नहीं है। तो बेटा ये हिंट है, इसको हम साइड में लिखेंगे। पता है कैसे लिखेंगे? एन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, एन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड सी इज फेसिंग सेंटर। ये हिंट हमने साइड में लिख ली क्योंकि इस हिंट का यूज हम अभी कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि 3 6 पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आ रही हैं। अगला पॉइंट, एम इज फेसिंग सेंटर, एम इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी। देखो एम का फेस सेंटर में, एम बी के थर्ड राइट में है। अब देखो बी का थर्ड राइट ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो ए है, तो डेफिनेटली बी का थर्ड राइट पे ए यहाँ आएगा, बी के थर्ड राइट पे ए यहाँ पर आएगा। और जो बी है, एम इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी का राइट ए, तो बी का जो फेस है ना बेटा वो सेंटर से बाहर होगा, तभी तो बी के थर्ड राइट पे ए आएगा, तभी तो बी के थर्ड राइट पे, सॉरी एम इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के थर्ड राइट पे एम आएगा, बी के थर्ड राइट पे आएगा एम। अच्छा बी का थर्ड राइट बेटा ये नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे ए है, तो बी का थर्ड राइट ये बनेगा और इसका फेस होगा अंदर। बी के थर्ड राइट पे 1 2 3, यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर एम आएगा। बी के थर्ड राइट पे एम आ गया, बी के थर्ड राइट पे एम आ गया। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, बी के थर्ड राइट पे। तान्या बेटा कुछ दिन वेट कर लो बस प्लीज। हाँ बी के थर्ड राइट पे एम आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, ओ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ओ डी का पड़ोसी नहीं है। ओ बेटा यहां नहीं आ सकता, ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर। पहले तो ये वाला केसेस हटाए, ये सी के केसेस थे, इनको हटा दो पहले तो। हाँ जी, ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ओ डी का पड़ोसी नहीं है। ओ जो है वो डी के साथ नहीं आएगा। एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एन ओ के थर्ड लेफ्ट में है। एन इज सिटिंग, एन इज सिटिंग third to the left of O and O is second to the right of L. O is second to the right of L. Who is facing opposite to center? Who is facing opposite to center? बेटा ये देखो 3 पॉइंट एक साथ जुड़े हुए हैं, ये 3 पॉइंट एक साथ जुड़े हुए हैं। N के सेकंड लेफ्ट मतलब C के सेकंड लेफ्ट पे N है, C का फेस सेंटर में है, और एन जो है वो ओ के थर्ड लेफ्ट में है, और जो ओ है वो एल के सेकंड राइट में है। मतलब इतने सारे पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एन सी ओ एल, एन सी ओ एल। ओ डी का पड़ोसी नहीं है एंड ओ इज नॉट अपोजिट टू बी एंड एन। ओ ना तो डी का पड़ोसी है, ना ही ओ बी के सामने है। तो देखो ओ की 2 जगह है, ओ या तो यहां आएगा, ओ या तो यहां आएगा, क्योंकि जो ओ है वो डी का पड़ोसी नहीं है, ओ बी के विपरीत नहीं है, ओ बी के विपरीत नहीं है, तो ओ या तो यहां आएगा या फिर ओ यहां आएगा। और ओ को ऐसी जगह बैठाओ ताकि उसके थर्ड लेफ्ट पे एन आ सके, और ओ खुद एल के सेकंड राइट पे हो। अगर मैं ओ को यहां बैठाता हूं तो बेटा ये एल के सेकंड राइट पे आ सकता है, एल का फेस बाहर है। सर एल का फेस बाहर होगा तो एल के सेकंड राइट पे ओ नहीं है, एल के सेकंड लेफ्ट पे है, एल यहां आ नहीं सकता। तो कुल मिलाकर मैं ओ को यहां नहीं बैठा सकता। ओ डी का पड़ोसी नहीं है, ओ बी के सामने नहीं है, ओ यहां नहीं आ सकता क्योंकि ये एल के सेकंड राइट पे नहीं है। तो इसका मतलब हम ये कंफर्म हो गए, जो ओ है वो 100% यहां आएगा, और ये किसके सेकंड राइट पे है? एल के। तो एल को मैं यहां बैठाऊंगा, यहां तो बी बैठा है, और एल का जो फेस है वो सेंटर से बाहर है, एल के सेकंड राइट पे ओ आ गया। अच्छा अब यहां आ जाओ, यहां ओ को बैठाओ,
ओ यहाँ कहाँ आ सकता है? ओ बेटा बी के सामने नहीं आएगा, ओ डी का पड़ोसी नहीं है। या तो मैं ओ को यहाँ बैठाऊं या फिर मैं ओ को यहाँ बैठाऊं। अगर मैं ओ को यहाँ बैठाता हूं तो क्या ये एल के सेकंड राइट पे आएगा? एल बेटा यहाँ आएगा और एल का फेस बाहर है, तो एल के सेकंड राइट पे ओ नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब है ओ यहाँ नहीं आएगा। 100% ओ यहाँ नहीं आएगा। देखो सारा का सारा खेल क्वेश्चन में ओ को बैठाने का। ओ यहाँ नहीं आएगा, तो ओ डेफिनेटली यहाँ आएगा। और ये किसके सेकंड राइट पे है? एल के। तो अब ये बताओ एल को मैं कहाँ बैठाऊं? एल को मैं कहाँ बैठाऊं? सर एल आएगा यहाँ और एल का फेस है बाहर। तो ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब बेटा ओ के थर्ड लेफ्ट पे एन है, इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3, यहाँ पे एन नहीं आएगा। 1 2 3, और ये इसका लेफ्ट है, तो ओ का फेस अंदर। ओ के थर्ड लेफ्ट पे एन, ओ का थर्ड लेफ्ट एन ये नहीं बनेगा। 1 2 3 ये एन है और ये ओ का लेफ्ट है, तो जो ओ का फेस है वो अंदर होगा। ओ के थर्ड लेफ्ट पे एन आ गया, ये भी पॉइंट हो गया। अच्छा एन जो है वो सी के सेकंड लेफ्ट पे है। एन किसके सेकंड लेफ्ट पे है? सी। और सी का फेस अंदर है और सी के सेकंड लेफ्ट पे एन है। एन किसके सेकंड लेफ्ट पे है? सी के। सी का फेस अंदर है, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन है। ये वाला पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। जो बी के दोनों पड़ोसी हैं उन दोनों का मुख एक दूसरे के विपरीत है। एक का फेस अंदर तो दूसरे का फेस बाहर। एक का फेस अंदर तो दूसरे का फेस बाहर। अभी तक दोनों ही अरेंजमेंट हमारी सही हुई है। अब आप ये बताओ इन दोनों में से मैं किस अरेंजमेंट को सही मानूं, किसको गलत। क्वेश्चन में लिखा हुआ था सिर्फ 3 लोगों का फेस सेंटर की तरफ होगा, सिर्फ 3 लोगों का फेस सेंटर की तरफ होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, एल का फेस सेंटर से बाहर है, सी का फेस सेंटर की तरफ है, सिर्फ 3 लोगों का फेस सेंटर से बाहर होगा। सॉरी, अब बताओ इन दोनों में से कौन सी अरेंजमेंट सही है, कौन सी गलत है? जल्दी से बताओ बेटा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एम इज फेसिंग सेंटर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एम इज फेसिंग सेंटर। एम का मुख केंद्र की ओर है। एम का मुख केंद्र की ओर है। तो बेटा सिर्फ 3 लोगों का फेस सेंटर की तरफ है। जबकि अगर इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखा जाए, अगर हम इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखें तो 3 नहीं 4 लोगों का फेस सेंटर में है। 1 2 3 4, इसलिए ये अरेंजमेंट गलत है और ये अरेंजमेंट सही है। सिर्फ 3 लोगों का फेस सेंटर में है और बाकी सबका जो फेस है ना वो सेंटर से बाहर होगा। और ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट बनके तैयार हो गई। तो बेटा ये बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन है। अब आप समझ गए कि क्वेश्चन को बनाना किस तरीके से है। तो देखो पहला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया बैंकिंग लेवल का। अब अगला क्वेश्चन बेटा आप लोग खुद से सॉल्व करना और कोशिश करना 100% आप लोग क्वेश्चन बना पाओगे। बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बना लोगे बेटा इजी क्वेश्चन। मैं पहले आपको इजी क्वेश्चन से शुरुआत कराऊंगा। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। पहले हम इजी इजी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। करो, कोशिश करो 100% आप बना पाओगे इस क्वेश्चन को। बस खुद पे भरोसा रखना।
हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों ने बना लिया होगा भाई। क्यों भाई, ये वाला क्वेश्चन तो बना लिया होगा। चलिए साहब, देखो, जो बैंकिंग स्टूडेंट है ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, सर ये बैच तो स्पेशल बैच है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि बैंक के लिए हमें कितना पढ़ना है, एसएससी के लिए कितना पढ़ना है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं जो हम बैंकिंग लेवल, 4 चैप्टर हैं जो हमें बैंकिंग लेवल तक पढ़ाने होते हैं। बाकी हर चैप्टर आपको मैक्सिमम लेवल तक ही पढ़ना है, जो कॉमन चैप्टर्स हैं। सिर्फ कुछ चैप्टर हैं जो डिफरेंट हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉक्स, मशीन इनपुट और इन इक्वलिटीज। बेटा, ये चैप्टर्स हैं जो हमें एसएससी और बैंकिंग में थोड़ा डिफरेंशिएट क्रिएट करते हैं। इन चैप्टर्स की स्टार्टिंग की जो 2 क्लासेस होती हैं, जैसे इसकी पहली 2 क्लास, 3 क्लास, इसकी भी पहली 2 क्लासेस, इसकी पहली 3 क्लासेस, ये बाकी एग्जाम्स के लिए है। लेकिन इनके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी वो सब बैंकिंग लेवल की है। अच्छा, मशीन इनपुट इनइक्वलिटी ये कंप्लीटली बैंक में आता है। देखो, आप लोग एक बार मेरी सिलेबस वाली वीडियो को देखो, जब मैंने सिलेबस की वीडियो अपलोड की थी आपके बैच में, उसमें मैंने आप क्लियरली सारे टॉपिक्स को बहुत डिफरेंशिएट किया हुआ है कि कौन सा, ये ऐसे टॉपिक हैं जो बैंकिंग के साथ साथ बाकी एग्जाम्स में भी आते हैं। लेकिन इन टॉपिक्स की पहली जो 3 क्लासेस हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए हैं और बाकी की क्लासेस बैंकिंग एग्जाम्स के लिए हैं। और ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जिनकी सारी की सारी क्लासेस बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ही है। लेकिन जो इनइक्वलिटी है बेटा, वो यूपीएससी में भी आ जाता है और यूपीएसआई, मशीन इनपुट आउटपुट यूपीएसआई में भी आता है। ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, अब जरा हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्या है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि 7 दोस्त हैं, हमें भी पता है कि 7 दोस्त हैं, और वो कौन कौन सी दोस्त हैं? 7 दोस्त हैं और वो सभी की सभी ना एक लाइन में खड़ी हैं, सातों की सातों एक लाइन में खड़ी हैं, सातों की सातों एक लाइन में खड़ी हैं। ठीक है। सलमा एंड बुशरा हैव 2 पिलर्स बिटवीन देम। देखो, सलमा और बुशरा के बीच में 2 हैं, तो सलमा ये है और बुशरा, सलमा और बुशरा के बीच में 2 हैं। लेकिन 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी यहाँ पर। भाई, जरूरी नहीं है ना कि सलमा लेफ्ट साइड हो सकता है सलमा राइट हैंड साइड पे हो सकता है सलमा राइट हैंड साइड में हो। सलमा और बुशरा के बीच में 2 है, सलमा बुशरा के बीच में 2 है, 2 पॉसिबिलिटी की, दोनों को बना लो। आलिया और फातिमा के बीच में 2 लोग हैं। अब देखो, आलिया फातिमा फिर से 2 पॉसिबिलिटी है, आलिया और फातिमा के बीच में 2 है, और आलिया फातिमा के बीच में 2 है, तो बेटा हाँ जी, आलिया लेफ्ट पे भी हो सकती है, आलिया राइट पे भी हो सकती है, फिर से 2 पॉसिबिलिटी बन गई। दामिनी इमीडिएटली राइट ऑफ आलिया, आलिया के तुरंत दाईं ओर दामिनी है, आलिया के तुरंत दाईं ओर कौन है? दामिनी है। आलिया के तुरंत दाईं ओर कौन है? आलिया के तुरंत दाईं ओर दामिनी है। एंड वर्ड किसके लिए है? दामिनी के लिए। दामिनी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बुशरा। ये जो दामिनी है ये बुशरा के इमीडिएटली लेफ्ट में है, ये जो दामिनी है ये बुशरा के इमीडिएटली लेफ्ट में है, ये बुशरा के इमीडिएटली लेफ्ट में है। अब देखो, बुशरा और सलमा के बीच में 2 का गैप है, बुशरा और सलमा के बीच में 2 का गैप है। मैं सलमा को कभी भी यहां नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि 7 है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं सलमा को इधर रखता हूं तो नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए डेफिनेटली सलमा यहां आएगी, तभी तो बुशरा सलमा के बीच में 2 है। अच्छा, बुशरा और सलमा के बीच में 2 है, सलमा यहां भी आ सकती है, सलमा यहां भी आ सकती है, तो हम क्या करेंगे? ये वाला केस हटा दो क्योंकि ये हमने नीचे यूज कर लिया। हम क्या करेंगे, इसकी एक और पॉसिबिलिटी बना देंगे, इसकी पॉसिबिलिटी ऊपर बना दो, आलिया, दामिनी, बुशरा, फातिमा। अच्छा, बुशरा और सलमा के बीच में 2 है, तो बुशरा ये है, तो सलमा बेटा यहां भी आ सकती है,
बुशरा और सलमा के बीच में दो है, बुशरा और सलमा यहां भी आ सकती है, बुशरा और सलमा के बीच में दो है। तो यहां पर हमारी तीन पॉसिबिलिटीज बनी, तीनों पॉसिबिलिटीज को हम एक साथ लेके चलेंगे। अमानत इज इमीडिएटली राइट ऑफ तमन्ना, तमन्ना के इमीडिएटली राइट में अमानत है। अमानत एंड आलिया हैव वन पिलियर बिटवीन देम। देखो अमानत और आलिया के बीच में एक पिलियर है, ये आलिया है, तो अमानत को मैं कभी भी यहां नहीं बैठा सकता, तो डेफिनेटली अमानत यहां है। ये आलिया है, अमानत को मैं यहां नहीं बैठा सकता, तो डेफिनेटली अमानत यहां है, क्योंकि अमानत और आलिया के बीच में एक पिलियर है। ये आलिया है, तो अमानत यहां नहीं आएगा, डेफिनेटली अमानत यहां आएगा। और जो अमानत है वो तमन्ना के इमीडिएटली राइट में है, ये तमन्ना के इमीडिएटली राइट में है, तो तमन्ना डेफिनेटली ये है, ये तमन्ना है, तमन्ना के इमीडिएटली राइट में अमानत है, तमन्ना के इमीडिएटली राइट में अमानत है, तमन्ना के इमीडिएटली राइट में अमानत आ ही नहीं सकता, ये तो फातिमा के इमीडिएटली राइट में है। 1 2 3 4 5 6 7, ये अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फाइनली ये अरेंजमेंट हमारी परफेक्ट हो गई। तमन्ना, अमानत, सलमा, आलिया, दामिनी, बुशरा, फातिमा, बस खत्म। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जो बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस है ना, वो पॉसिबिलिटीज पे डिपेंड करते हैं। तो आप लोगों को बस साथ के साथ बेटा पॉसिबिलिटीज बनानी है ना। आप लोगों को साथ के साथ पॉसिबिलिटीज बनानी है। क्या बनानी है? संभावनाएं। तो फिर आप सीटिंग अरेंजमेंट के सारे क्वेश्चन बना लोगे बैंकिंग लेवल तक के। लेकिन अगर आप पॉसिबिलिटीज नहीं बनाओगे तो आप बेटा फंस सकते हो, और फंस तो गए थे ही, फंस क्या सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब सिर्फ एक ही लैंग्वेज में ये क्वेश्चन देखोगे आप। 8 दोस्त हैं जो एक सीधी लाइन में बैठे हैं, कुछ लोगों का फेस नॉर्थ में है और कुछ लोगों का फेस साउथ में है, कुछ लोगों का फेस नॉर्थ में है और कुछ लोगों का फेस साउथ में है, और 8 दोस्त हैं। बनाने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। 8 दोस्त हैं और कुछ लोगों का फेस नॉर्थ में है और कुछ लोगों का फेस साउथ में है। बेटा पहले देवेंद्र, आप पहले अप्रोच को समझो, जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। और हर क्वेश्चन को आप 3 3 4 4 बार 5 5 बार सॉल्व करोगे, हर एक सीटिंग अरेंजमेंट के इंडिविजुअल क्वेश्चन को। ठीक। दिनेश बेटा कुछ दिन कर लो बेटा कॉम्प्रो।
हाँ जी, वाइस वर्सा का मतलब होता है बेटा, if one neighbor face north and then other also face north and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि पहले का नॉर्थ तो दूसरे का नॉर्थ, फिर इसके बाद हम वाइस वर्सा बोलते हैं तो इसका मतलब अगर पहले का साउथ तो दूसरे का भी साउथ होगा, है ना। पहला ए तो दूसरा ए, पहला बी तो दूसरा बी, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, चलिए अब बोर्ड पर ध्यान से देखो, देखते हैं कि ये क्वेश्चन कितना टफ है और क्यों आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हैं। क्या दिक्कत है बेटा इस क्वेश्चन में। 8 लोग बैठे हैं बेटा एक पंक्ति में, 8 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं। ओनली 3 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एन। बेटा एन के लेफ्ट में सिर्फ 3 व्यक्ति हैं। अब बोर्ड पर ध्यान से देखना, हमें एन का फेस नहीं पता, हम मान लेते हैं कि एन का फेस नॉर्थ में है, मान लेते हैं कि एन का फेस नॉर्थ में है और एन के लेफ्ट में सिर्फ 3 व्यक्ति हैं, तो एन का लेफ्ट होगा 1 2 3, यानी कि बाकी के इसके राइट में होंगे 5 6 7 8, तो बेटा ये 8 व्यक्ति हैं। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि एन का फेस साउथ में हो और एन के लेफ्ट में 3 व्यक्ति हैं, एन का लेफ्ट अब इधर होगा जो हमारा राइट है, 1 2 3, अब बाकी के फिर इस साइड होंगे 5 6 7 8, तो 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, दोनों पॉसिबिलिटीज हमने बना ली। अच्छा, बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, बी एन के दाईं ओर दूसरा है, एन का सेकेंड राइट बेटा ये है और यहां पर जो एन का राइट है वो हमारा लेफ्ट होगा, तो एन का सेकेंड राइट ये है, एन के सेकेंड राइट पे बी है। अगला पॉइंट, C is third to the left of O. O is not an immediate neighbor of B. O doesn't sit at any extreme end of the line. देखो बेटा ओ पंक्ति में किनारे पर नहीं बैठा है, ओ पंक्ति में किनारे पर नहीं है, ओ बी का पड़ोसी नहीं है, तो ओ के बैठने के 2 केस हैं, या तो ओ यहाँ आएगा या फिर ओ यहाँ आएगा, और ओ को ऐसी जगह बैठाओ ताकि उसके थर्ड लेफ्ट पे सी आ सके। अगर मैं ओ को यहाँ बैठाता हूं तो बेटा इसका जो थर्ड लेफ्ट बनेगा वो ये बनेगा 1 2 3 और यहाँ पे सी आ जाएगा। अगर मैं ओ को यहाँ बैठाता हूं तो बेटा ओ का थर्ड लेफ्ट इस साइड तो बन नहीं सकता, और ओ का थर्ड लेफ्ट 1 2 3 यहाँ पर भी सी आ नहीं सकता, तो कुल मिलाकर ओ यहाँ भी नहीं आ सकता। तो फाइनली बेटा क्वेश्चन को बोर्ड पे ध्यान से देखो, अल्टीमेटली आपका जो टास्क था बेटा वो ओ को बैठाने का था। पहला टास्क आपका था कि एन के दोनों केसेस को एक साथ कंसीडर कर लो, दूसरा टास्क है ओ को बैठाने का, तो ओ बी का पड़ोसी नहीं है, ओ किनारे पर नहीं है, और ओ के थर्ड लेफ्ट पर कौन है, ओ के थर्ड लेफ्ट पर सी है, तो डेफिनेटली जो ओ है वो यहाँ आएगा, और ओ का थर्ड लेफ्ट बेटा इस साइड तो बनेगा नहीं, इधर बनेगा, तो इसका मतलब ओ का फेस नॉर्थ में है। 1 2 3, ओ के थर्ड लेफ्ट पे सी है। देखो ओ बी का पड़ोसी नहीं है, ओ किनारे पर नहीं है, और ओ का थर्ड लेफ्ट बेटा इधर नहीं हो सकता क्योंकि ओ का थर्ड लेफ्ट ये है बी, तो डेफिनेटली ओ यहाँ पर आएगा, इसके अलावा ओ कहीं नहीं आ सकता डेफिनेटली। और ये ओ का लेफ्ट है तो इसका मतलब ओ का फेस साउथ में है, और ओ के थर्ड लेफ्ट पे कौन है, सी। तो अल्टीमेटली जो टास्क था बेटा वो ओ को बैठाने का था, तो हमने बैठा दिया। 2 पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग में कंसीडर कर ली, सी एंड ओ फेसेस सेम डायरेक्शन, बेटा सी और ओ का फेस सेम डायरेक्शन में है, ओ का फेस साउथ तो सी का फेस साउथ, ओ का फेस नॉर्थ तो सी का फेस नॉर्थ, ओ और सी का फेस सेम डायरेक्शन में है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेस नॉर्थ, बेटा डी के जो 2 पड़ोसी हैं, डी के जो 2 पड़ोसी हैं दोनों का मुख बेटा उत्तर की तरफ होगा, डी यहां आ सकता है, डी यहां नहीं आ सकता, डी यहां नहीं आ सकता। देखो डी के 2 पड़ोसी हैं, डी यहां नहीं आ सकता क्योंकि 2 पड़ोसी नहीं है, डी यहां नहीं आ सकता क्योंकि दोनों का मुख नॉर्थ में, एक ही दिशा में नहीं, नॉर्थ में नहीं है, तो डेफिनेटली जो डी है बेटा वो यहाँ है, और डी के जो दोनों पड़ोसी हैं उनका मुख उत्तर दिशा में है। डी यहाँ नहीं आ सकता, डी यहाँ नहीं आ सकता, डी यहाँ नहीं आ सकता, तो डी ये है, और डी के जो दोनों पड़ोसी हैं उनका मुख उत्तर दिशा में है। वेरी गुड जॉब। D doesn't sit in any extreme end of the line. Person sitting in the extreme end faces opposite direction. जो किनारे पर बैठे हैं उनका मुख एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अगर इसका फेस नॉर्थ है तो इसका फेस साउथ होगा, अगर इसका फेस नॉर्थ है तो इसका फेस साउथ होगा। अभी तक बेटा दोनों ही पॉसिबिलिटीज हमारी बरकरार है, कोई भी पॉसिबिलिटीज गलत साबित नहीं हुई है। ठीक है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एन फेस सेम डायरेक्शन, एन के जो 2 पड़ोसी हैं उन दोनों का मुख एक ही दिशा में है, इसका फेस साउथ तो इसका भी फेस साउथ।
एन के जो दो पड़ोसी हैं दोनों का मुख एक ही दिशा में है, इसका फेस नॉर्थ तो इसका भी फेस नॉर्थ होगा। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, ए एल के सेकंड लेफ्ट पे है, ए एल के सेकंड लेफ्ट पे है, ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल को मैं यहां नहीं बैठा सकता, एल के सेकंड लेफ्ट पे ए नहीं है, एल को मैं यहां नहीं बैठा सकता, एल के सेकंड लेफ्ट पे ए नहीं है, तो डेफिनेटली एल ये है और एल के सेकंड लेफ्ट पे ए है। एल को मैं यहां नहीं बैठा सकता, एल का सेकंड लेफ्ट नहीं है, एल को मैं यहां नहीं बैठा सकता, एल के सेकंड लेफ्ट पे ए नहीं है, एल को मैं यहां नहीं बैठा सकता, एल के सेकंड लेफ्ट पे ए नहीं है, तो कुल मिलाकर एल कहीं आ ही नहीं सकता। ठीक है, डी फेसेस अ डायरेक्शन अपोजिट टू आई, बेटा ये आई बचा और जो डी है उसका फेस आई के विपरीत दिशा में, आई का फेस नॉर्थ तो डी का फेस साउथ। और ये अरेंजमेंट हमारी फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, ये अरेंजमेंट हमारी फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। अब बताओ क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में। भाई स्टार्टिंग में पहले हमने एन की दो पॉसिबिलिटी कंसीडर कर ली, फिर हमने ओ को बैठा दिया और उसके बाद क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। तो बड़े प्यार से आप क्वेश्चन को बनाओ, जितनी पॉसिबिलिटीज है उन पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करो, देन आफ्टर आप अपने क्वेश्चन को बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हो। बेटा दिनेश कुछ दिन वेट कर लो बस, है ना, प्लीज कुछ दिन मैनेज कर लो, समझ रहा हूं मैं आपकी बात, बट सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और मशीन इनपुट आउटपुट, ये तीन चैप्टर पर रुक जाओ बस। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, मशीन इनपुट आउटपुट, बस ये तीन चैप्टर तक रुक जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे बैंक पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन है। चलिए साहब, ये सारों बैंक पीओ, सारे के सारे बैंक पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन है। बृहत और लघु कोई टॉपिक ही नहीं है बेटा।
क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत नहीं है बेटा, कोशिश करो कोशिश, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने आपसे कहा था ना, वेंसडे थर्सडे और फ्राइडे ये 3 दिन बेटा जो सिटिंग अरेंजमेंट होगा वो बैंकिंग पीओ लेवल का होगा। वेंसडे थर्सडे और फ्राइडे। आज वेंसडे है, कल थर्सडे, परसों फ्राइडे। तीनों दिन बेटा सिटिंग अरेंजमेंट हम पढ़ेंगे बैंकिंग पीओ लेवल का। ठीक है। और आप जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना घर पे, तो बेटा आप हर एक सिंगल क्वेश्चन को कम से कम 5 बार सॉल्व करना, 5 बार। तब जाके आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बनेगा। कम से कम 5 बार सॉल्व करना हर एक क्वेश्चन को। कम से कम कितनी बार? 5 बार। चलो अब कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने की। अब बोर्ड पर बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, और ध्यान से सुनने की कोशिश करना। और मेरी अप्रोच देखो, मैं किस तरीके से क्वेश्चन को डील करता हूं, वैसे ही डीलिंग आपको करनी है। 8 दोस्त हैं और वो एक सभी के सभी एक सीधी लाइन में बैठे हैं, सबका मुख उत्तर की तरफ है, और सबके सब एक दिन अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कोई जनवरी में सेलिब्रेट करता है, कोई फरवरी, कोई मार्च, कोई अप्रैल, कोई मई, जून, जुलाई, अगस्त। पहला पॉइंट है ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। बेटा ए जो है वो डी के थर्ड राइट पे है। जहां डी बैठा है उसके थर्ड राइट पे ए है, इसका थर्ड राइट, डी का थर्ड राइट, 1 2 3, क्योंकि सबका फेस ना नॉर्थ की तरफ है। तो डी के थर्ड राइट पे ए को बैठा दिया हमने, पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट, कोई पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा पॉइंट है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द वन हुज बर्थडे इज इन द मंथ विच हैज 30 डेज। बेटा 30 डेज का महीना है ए, तो 30 डेज वाला बेटा यहां भी हो सकता है, 30 डेज वाला यहां भी हो सकता है। पता कितनी पॉसिबिलिटी है? बताओ कितनी पॉसिबिलिटी है, सोचकर बताओ कितनी पॉसिबिलिटी है। हाँ जी बेटा, 2 नहीं, पॉसिबिलिटी है 4। अब आप भी थोड़ी देर में समझोगे कि 4 पॉसिबिलिटी कैसे हैं। आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि ये 4 पॉसिबिलिटी कैसे बनेंगी। मैं आपको बताता हूं 4 पॉसिबिलिटी कैसे हैं। जस्ट वेट। डी ए, डी ए, डी ए। देखो 4 पॉसिबिलिटी पता है कैसे है। 30 डेज वाला मंथ बेटा यहां भी हो सकता है, और 30 डेज वाला यहां भी हो सकता है। 30 डेज वाला यहां भी हो सकता है, और 30 डेज वाला यहां भी हो सकता है। और 30 का मतलब पता है क्या है? 30 का मतलब 2 है। अगर हम देखें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगर पहले 8 महीनों में हम देखते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तो 30 के नहीं है, सिर्फ अप्रैल और जून। तो बेटा हो सकता है ये अप्रैल हो सकता है ये अप्रैल हो सकता है ये जून हो सकता है ये जून हो। तो इस तरह से 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो हमने चारों पॉसिबिलिटी को बना लिया, हमने चारों ही पॉसिबिलिटी को बना लिया।
कोई दिक्कत किसी को इन चारों पॉसिबिलिटी समझने में? भाई आपको क्या पता कि वो 30 दिन का महीना अप्रैल की बात हो रही है, वो जून की भी तो बात हो सकती है। तो इन चारों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हमारी सही है, ये 100% ट्रू है। अगला पॉइंट है एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज बर्थडे इन अप्रैल। अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच है, अप्रैल का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच है, अप्रैल का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच है। लेकिन यहां पर हम अभी अप्रैल को बैठा नहीं सकते। बस यहां पर हिंट लिख लेते हैं, जो एच है वो किसके थर्ड लेफ्ट में है? अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच है। ये हिंट हमने यहाँ पे लिख ली, अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच। अगला पॉइंट, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज बर्थडे इन जून। जून के थर्ड लेफ्ट में बी है, जून के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, ये बी है। जून के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, ये बी है। और यहां हम लिख सकते हैं कि जो बी है वो किसके थर्ड लेफ्ट में है? जून के, क्योंकि अभी हम यहाँ पे जून को बैठा नहीं सकते, ऊपर हम जून को बैठा नहीं सकते। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी। देखो डी और जी के बीच में दो लोग हैं, दो से ज्यादा लोग, और जो जी है वो डी के लेफ्ट में है, जी डी के लेफ्ट में है, डी के लेफ्ट में जी है, और डी और जी के बीच में दो से ज्यादा लोग हैं। दो से ज्यादा लोग मतलब कम से कम 3 लोग तो होने चाहिए। मोर देन 2 मोर देन जी सिट्स लेफ्ट ऑफ डी एंड मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी। तो बेटा यहाँ पे लोगों की संख्या 8 से ज्यादा हो जाएगी, यहां पर लोगों की संख्या 8 से ज्यादा हो जाएगी। मोर देन 2 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7, और बेटा डी और जी के बीच में दो से ज्यादा लोग नहीं है। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 8 लोगों को हम बैठा सकते हैं, तो जी यहाँ पे आ गया, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। एक डी और जी के बीच में दो से ज्यादा लोग हैं और जी को मैं लेफ्ट में बैठाऊंगा, लोगों की संख्या 8 से ज्यादा हो जाएगी। डी और जी को मैं यहाँ पे बैठा सकता हूं। तो इसका मतलब ये है फाइनली एक तो केस ये बचा हमारे पास, एक केस ये बचा। ये दो पॉसिबिलिटीज हमारी गलत हो गई, ये दो पॉसिबिलिटीज हमारी गलत हो गई। क्यों गलत हो गई ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सिर्फ ये दो ही केस हमारे पास बचते हैं। अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच आएगा और जून के थर्ड लेफ्ट में बी आएगा, ये बात हमें बहुत अच्छे से याद है। जो बी है वो किसके थर्ड लेफ्ट में है? जून के, और जो अप्रैल के थर्ड, और जो एच है वो किसके थर्ड लेफ्ट में है? अप्रैल के। ठीक है, एक तो ये बचा, एक ये बचा। अगला पॉइंट, एच एंड बी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। बेटा एच और बी डी के पड़ोसी नहीं है। अब देखो मैं बी को डी का पड़ोसी नहीं बना सकता। बी को डी का पड़ोसी नहीं बना सकता, तो बी इन दोनों में से कोई नहीं है। और बी ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये जून के थर्ड लेफ्ट में नहीं है, तो बी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो 100% बी ये है, और ये किसके थर्ड लेफ्ट में है? जून के। तो ये डेफिनेटली ये जून है, जून के थर्ड लेफ्ट में बी आ गया। देखो एच को मैं यहां नहीं बैठा सकता और एच को यहां नहीं बैठा सकता, क्योंकि जो एच है वो अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में, एच यहां नहीं आएगा, एच डी का पड़ोसी नहीं है, तो 100% एच ये है। और ये किसके थर्ड लेफ्ट में है? अप्रैल के, तो अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच आ गया। तो ये दोनों पॉइंट हमने यूज कर लिए। और हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज बची है? हमारी दो पॉसिबिलिटी बची हैं, एक और एक दो। इन दोनों में से पक्का कोई एक ठीक है 100%। एफ बर्थडे इज इन द मंथ विच हैज लेस देन 30 डे। लेस देन 30 डे का मतलब जो एफ है उसका बर्थडे फरवरी में है। एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, एफ डी का पड़ोसी नहीं है। देखो एफ डी का पड़ोसी नहीं है तो डेफिनेटली एफ ये है, और एफ का जो बर्थडे है वो फरवरी में है। एफ डी का पड़ोसी नहीं है तो डेफिनेटली एफ ये है, और एफ का जो बर्थडे है वो फरवरी में है। द वन हुज बर्थडे इज इन अप्रैल, द वन हुज बर्थडे इज इन मार्च सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हुज बर्थडे इन जनवरी। जनवरी के सेकंड राइट में मार्च है। बेटा जनवरी के सेकंड राइट में मार्च जनवरी के सेकंड राइट में मार्च है।
मार्च इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जनवरी, ये हिंट हमने लिख ली। द वन हुज बर्थडे इन जुलाई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकेंड राइट में जुलाई। बेटा सी यहां नहीं है क्योंकि सी के सेकेंड राइट में जुलाई नहीं है, तो डेफिनेटली ये सी है, सी के सेकेंड राइट में जुलाई। डेफिनेटली ये सी है, सी के सेकेंड राइट में जुलाई, क्योंकि सी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, सी के सेकेंड राइट में जुलाई नहीं है। बचा कौन? बचा ई। बचा कौन? बचा ई। अभी तक दोनों ही अरेंजमेंट हमारी एकदम परफेक्टली सही है। ये वाली भी अरेंजमेंट ठीक है और ये वाली भी अरेंजमेंट एकदम परफेक्टली ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ ई डजंट बॉर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त में ना तो ये पैदा होगा ना ये पैदा होगा, इन दोनों में से कोई अगस्त में पैदा होगा। अगस्त में ना तो ये पैदा, इन दोनों में से कोई एक अगस्त में पैदा होगा। मार्च के सेकेंड नाइट पे जनवरी है, मार्च यहां नहीं आ सकता, मार्च यहां नहीं आ सकता, मार्च इन दोनों में से कोई एक है। तो देखो, अच्छा यहां पर एक पॉइंट मिस हो गया है, ये वाला पॉइंट, द वन हुज बर्थडे, नहीं ये रहा, कहा गया, द वन हुज बर्थडे इन अप्रैल, ये अधूरी लाइन लिखी हुई है, इसको जरा हिंदी में देखते हैं, हिंदी में शायद सही लिखा हो। अप्रैल के बाईं ओर तीसरा है, जनवरी अप्रैल के बाईं ओर तीसरा है। ओके, एक पॉइंट है, जनवरी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अप्रैल, ये पॉइंट मिस है, जनवरी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अप्रैल। तो बेटा अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में जनवरी है, ये अप्रैल है, इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3 ये जनवरी है। अप्रैल का थर्ड लेफ्ट 1 2 3 ये जनवरी है। और मार्च सेकंड नाइट पे है किसके? जनवरी के, तो जनवरी के सेकंड नाइट पे मार्च नहीं आ सकता, जनवरी के सेकंड नाइट पे कौन है? मार्च। और बेटा ई के साथ अगस्त नहीं है, अगस्त आ गया ये, और जो बचा वो ये आ गया, और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। और ये अरेंजमेंट गलत क्यों? क्योंकि जनवरी के सेकंड नाइट पे मार्च नहीं आ सकता। तो फाइनली ये अरेंजमेंट हमारी सही। तो आप लोगों ने देखा कि टोटल 4 पॉसिबिलिटी हमें बनानी पड़ी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, और कितनी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी हमें? 4 पॉसिबिलिटी। तो बैंकिंग के क्वेश्चन तभी सॉल्व होते हैं जब हम 4-4 पॉसिबिलिटीज बनाते हैं। एक बार आज की क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए ना, आप हर क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करना अपने घर पे, और हर एक सिंगल क्वेश्चन को बेटा आप कितनी बार सॉल्व करोगे? एक नहीं, पूरी 5 बार सॉल्व करोगे हर एक सिंगल क्वेश्चन को, ठीक है? बाकी अभिषेक कल कल एक बार दोबारा से कोशिश कर लेना, कल रिपीट कर लेंगे, ठीक है? तो कल हम और बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन करेंगे, परसों भी हम बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो चलिए अब आपसे कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।